ये थोड़ा ना हुआ था, हो गया था ना जाते जाते ही। ठीक है जी, ठीक है सर। क्या करवा दें सर? इस बार जब फॉर्म भरो ना नीट का, या उसके पहले ज़्यादा अच्छा है, नीट के पहले एनटीए को मेल कर देना कि हमारी जगह पेपर कौन टीचर देगा। ये ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? ये ऑप्शन होना चाहिए। एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए कि साहब फिजिक्स में हमें कौन असिस्ट करेगा। अच्छा, ये सवाल से गुड क्वेश्चन। ये अलग अलग रूपों में पूछा जाता है, हम इसको समझेंगे ध्यान से। आसान सवाल है, इंटरेस्टिंग है। देखो, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ प्लस क्यू आर फिक्स्ड एट द पोजीशन 0 कोमा ए एंड 0 कोमा माइनस ए, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस ए और माइनस ए, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? 2a। फिर हमसे कहा जाता है कि नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू प्रोजेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। यहाँ मिड पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा है। जरा मुझे बताइए, दो आइडेंटिकल चार्जेस अगर फिक्स्ड हो तो मिड पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ना। अब जब इसको हम इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो बताइए इस पे क्या इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा? तो आपसे कहा जाता है कि बताइए, पहला सवाल तो ये है कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब ये √3x पे जाकर रुक जाए और इन्फिनिटी पे जाकर रुक जाए। तो यहां से फेंकूंगा और इन्फिनिटी पे पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे एस्केप वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? एस्केप। और यहां से फेंकूंगा, यहां रुकना है तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा। हालांकि दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा। तो पहला सवाल समझने की कोशिश करना। हमसे कहा है कि इस v की वैल्यू क्या होगी यहां आकर के रुक जाए, तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो ना। जब ये इस तरफ चलेगा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको खींचेगा और ये रुकेगा डेफिनेटली, है ना। हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। जरा बताइए, यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर ना, प्लस, अब सुनिएगा ध्यान से, क्या आप इस चार्ज और इस चार्ज की पोजीशन बदल रहे हैं? तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज? इसके इसके साथ जो बनी पोटेंशियल एनर्जी और इसके इसके साथ जो बनी वो यहां इनिशियल लिखी जाएगी। और जब ये यहां पहुंचेगा, आप मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है, देखो ये ए है, ये √3 है, तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा ना, तो 4a² प्लस सॉरी 3a² प्लस a², 4a², उसका रूट कितना हो जाएगा? ठीक है। अब जब ये यहां आया तो ये डिस्टेंस भी कितनी है? 2a। ये भी कितनी है? 2a। तो बताइए यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनके साथ कितनी है? -2k/q/q/a ना। अरे यार, यहां पर इनिशियली इक्वल टू के फाइनल क्या हो गया? जीरो। समझ में आ गई बात? प्लस यू फाइनल बताओ, -2k/q/q/2a ना। 2 से 2 रवा ना। ये जो माइनस टर्म है और ये हमारे पास देखो ये क्या है? 2k/q/a, और वो क्या है? -k/q/a। जब इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगी। तो +2 और -1, 1 बचा। बताओ क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर बराबर k/q/q/a ना। बताओ v की वैल्यू क्या मिल गई? 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो 2k/q/q, एम को यहां लेके आ जाऊं, एम ए और ये रूट ओवर। सो दिस इज द वेलोसिटी। ये तो सवाल आपका ये आ गया। जरा मुझे बताइए, इंफिनिटी में भेजना चाहता हूं तो ये वाली दुनिया तो यही रहेगी ना भाई। यहां की काइनेटिक और पोटेंशियल तो उतनी रहेगी ना। वहां काइनेटिक कितनी? जीरो। पोटेंशियल भी कितनी? जीरो। तो ये आर्ग्यूमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? तो जब मैं दूसरा पार्ट सोल्व करूंगा इस सवाल का, सेकंड पार्ट, तो हम क्या करेंगे बताइए? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस -2k/q/q/a इक्वल टू 0 + 0। तो आपको क्या मिल जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 2k/q/q/a ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, v निकाल लो। तो अंडर रूट ऑफ 4k/q/m/a इज आंसर। नहीं समझ में आया? अब सुनिए, ये दो ही पार्ट यहां पूछे। जरा मुझे बताइए, जब मैं इसको इस वेलोसिटी से फेंकता हूं तो कहां जाके रुकेगा? √3 है ना।
बोलो भाई। वो उल्टा भी पूछ लेता है। उल्टा कैसे पूछेगा कि इस पार्टिकल को अगर मैं इस स्पीड से फेंकूं तो बताइए ये एसएचएम करेगा या ऑसिलेटरी मोशन करेगा? ऑसिलेटरी, एसएचएम। क्योंकि इससे फेंकने पे √3 पे जाके रुका, और √3 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल, एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तो एसएचएम करेगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो इट्स वेरी सिंपल, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन विद दिस स्पीड, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं समझ में आई बात? बनाइए। क्या बात है, आजकल तेने फिर सीट बदल ली, प्रमोशन हो गया? झगड़ा हो गया सीट से? है? बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी लिख। आज हो जाना चाहिए, सवाल तो लिख लेंगे कम से कम। गोश्त थ्योरम तो उनके आया था, तुम्हारे तो पूरा आएगा। प्रीवियस कंटेंट भी आएगा जो तुम्हें उधर तुम्हारा हो चुका पहले। ग्रेविटेशन तो आएगा ही आएगा, उसको छोड़ो, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो हो चुका है उसमें से भी आएगा। क्यों, तुम्हारा अभी कॉमन टेस्ट नहीं था क्या? मतलब कॉमन इन द सेंस एक सेमी मेजर टाइप टेस्ट था ना ये छुट्टियों के बाद में, तो तुम पढ़ाई था ना तुमने। बस तो फिर दोबारा थोड़ा और रीडिंग मान लेना। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात ही है, मेरे से तो कभी मत पूछना सिलेबस में क्या आएगा। नहीं समझ में आई बात? अगर तुम कभी कह भी दोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो नहीं आना था, तो जो सिलेबस में था मैं उसी कंसेप्ट सवाल सोल्व करूंगा। समझ में आ गई बात? तो कभी आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये नहीं आना था। असल बात ये, आपका एग्जाम नीट है, आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आप नहीं, आप ये उम्मीद कर मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, तो काम नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस तो डेली होना चाहिए। 1.5 घंटा पर डे पर सब्जेक्ट फॉर द करंट स्टडी, 1 घंटा पर डे पर सब्जेक्ट फॉर द रिवीजन, 7.5 घंटे, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द नीट। 1.5 घंटा आज जो भी पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो 1.5 1.5 3 घंटे। अच्छा, सब्जेक्ट 3 होते हैं तो पता है ना? कौन से 4? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे तो भाई ऑर्गेनिक वालों तो पता नहीं कितने सालों से 3 सब्जेक्ट कर लिए। केमिस्ट्री वालों ने तो, फिजिक्स वाले बेचारे बचे हुए हैं। वो फिजिक्स को फिजिक्स मान के चलते हैं। है? क्या हो गया? मॉडर्न हो गया? है? आएगा जो भी तुमने पढ़ लिया। हेलो। आज ही मेरे पास क्वेश्चन स्लिप आई थी, तो उसमें था कि इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन आएगा, तो मैंने उसको वापस भेज दी। मैंने कहा पुराना भी दो 25%, तो दोबारा स्लिप बन के आएगी। हाँ बता दिया ना मैंने, 25% पुराने कंटेंट में से आएगा।
मेरे चेहरे से क्यों नहीं लग रहा है कि आप सही बोल रहे हो? मतलब देखो यार। देखो पुराने कंटेंट में से टेस्ट में आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। सर शाहरुख को रिवाइज संडे टेस्ट पेपर के लिए सिलेबस रिवाइज के लिए बोल दिया है। ठीक है, ये मैसेज है एसएमडी के हेड का कि साहब पहले जो आना था ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रो आना था, अब 25% पुराने में से भी आएगा। ठीक है, तो बाद में तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सवाल समझ लीजिए ध्यान से, इस पे ध्यान दें अब है ना। ठीक है, चिंता मत करो। तुम इतना क्यों परेशान रहते हो, मतलब यार। हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज है, सुनो ध्यान से, ये लार्ज शीट है। लार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई, पॉजिटिव है तो फील्ड इधर होगा क्या? फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ना। लॉन्ग डिस्टेंस से हमने एक चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया। आई बात समझ में? डिस्टेंस कितना है? डी। सर सुनना ध्यान से, a positive charge plus q projected towards the large sheet from the distance d as shown in the figure, find the minimum value of d for which charge will not hit the sheet। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा स्पीड होगी तो टकरा जाएगा ना। हम चाहते हैं वो हिट ना करे। हिट ना करने की शर्त क्या हो? वो यहां आके रुक जाए। यहां v जीरो होना चाहिए ना उसका। तो मुझे बताइए क्या इधर लगने वाला जो ये फोर्स है, फील्ड क्या कांस्टेंट है? तो इधर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट होगा क्या? फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए? क्यू ई ना। बोलो। तो रिटार्डेशन कितना होगा? ये ए होगा ना। क्या ये कांस्टेंट है? क्या इधर ये चल रहा है वी नोट से? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है। क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा? तो वी नोट स्क्वायर बाई टू ए ना। ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम। तो यहां लिख देंगे वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू क्यू। अभी सुनो, ई की वैल्यू कितनी? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाई एम। तो एम ऊपर चला जाएगा ना, दो से दो रवाना, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ। डी की वैल्यू बताओ कितना मिल गया? एम एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू इंटू सिग्मा। दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नहीं समझ में आई बात? आप चाहो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो। भाई एक बात बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल पता है, क्या चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी पता है? यहाँ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है नेगेटिव? चल इधर रहा है फोर्स, उधर है तो नेगेटिव ना भाई। तो अगर आप अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करोगे तो बताइए वर्क डन कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? क्यू ई। बोलो भाई। इनटू डी ना, माइनस या प्लस? इक्वल टू के फाइनल कितना? इनिशियल कितना? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ना। अच्छा ई की वैल्यू रख दो यहां पर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या? क्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ना। डी की वैल्यू निकालनी है, हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा ना। डी की वैल्यू क्या मिली बताओ? इधर मल्टीप्लाई कर दो, एम एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्यू इंटू सिग्मा ना। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, बोल। सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, मैंने आपसे क्या कहा था? जब तक वो कंडक्टिंग वर्ड यूज नहीं करे तब तक अपन को सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। शीट जब भी वर्ड यूज करेगा ना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
बढ़ जाए, नहीं बढ़े, नहीं बढ़ेंगे। बढ़ जाए या अभी भी नहीं बढ़े? हम्म। अब इसी सवाल का दूसरा रूप देखो, इस पे भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए। ये हमारे पास एक प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की शीट है, समझ में आ गई बात? इससे मैंने यहां एक इंसुलेटिंग बॉल जो है सिल्क थ्रेड के साथ लटका रखी है। इंसुलेटिंग बॉल सिल्क थ्रेड, जैसे आपने क्या किया, यहाँ कील लगी हुई, ये वॉल थी और एक बॉल लटका दी, तो बॉल इससे टच में रहेगी नहीं रहेगी? अगर मान लीजिए ये जो शीट है इसके चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब अगर मैं बॉल को चार्ज दे दूं तो क्या वो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? तो अब इक्विलिब्रियम किसी एंगल पे जाके आएगा ना, तो वो इक्विलिब्रियम एंगल की बात करते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे यहां पे कहीं इक्विलिब्रियम में होगी ऐसे, इसका चार्ज प्लस क्यू है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ये एंगल थीटा है। आई बात समझ में? मैंने एक दिन आपसे कहा था, जब कभी भी एम के साथ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स पिक्चर में आ जाए, इक्विलिब्रियम एंगल टेन थीटा बराबर ए बाई जी से मिलेगा। टेन थीटा बराबर, सुनो ध्यान से, क्या इधर लगने वाला फोर्स क्यू ई होगा? बोलो, क्या इधर लगने वाला फोर्स एम जी होगा? क्या ये टेंशन टी होना चाहिए? तो टी की वैल्यू किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ क्यू ई होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर ना, इन दोनों का वेक्टर सम जब करूंगा तो इससे बैलेंस होगा ना। दूसरा तरीका, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होना चाहिए? तो दिस इज व्हाट, टी कॉस थीटा, दिस इज व्हाट, टी साइन थीटा। आप मुझे बताइए, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? क्यू ई को ना। तो ये हो गया क्यू ई। बताइए टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी को ना। तो ये आ जाएगा एम जी, इन दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम अपॉन जी ना, दिस इज ए। नहीं समझ में आया? तो क्या मिलेगा बताइए, ए बाय जी। समझ में आ गई बात? इस तरह का सवाल भी पूछा जा चुका है दो तीन बार। इसमें कोई भी एक चीज पूछ लेते हैं आपसे, एंगल पूछ लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, बना लो। हाँ जी, आ गया समझ? सिंपल बात, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम, ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम। हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। पोटेंशियल की बात अपन ने की थी थोड़ी सी, अरे की थी ना।
पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, उनके अलग अलग केसेस की बात की, तो हमने सब डेफिनेशन की बात कर ली थी। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हेलो, और यहीं से क्या आया था पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, के क्यू बाई आर, ये आया था। सुनिएगा, ये कुछ चीजें जो दिमाग में हमें रखनी है, हालांकि मैंने उसको समझाया था, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो यहां लिखा हुआ है। पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो। बोलो भाई, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। जहां पोटेंशियल जीरो है, क्या वहां फील्ड हो सकता है? ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बार बात कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मीडियम, डेफिनेटली फील्ड अगर मीडियम पे डिपेंड करता है तो पोटेंशियल भी मीडियम पे डिपेंड करेगा ना, के क्यू बाई आर। तो मीडियम के अंदर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख दिया अपन ने, के। तो अगर मान लीजिए वैक्यूम के अंदर जो पोटेंशियल था किसी भी पॉइंट पर वी, वो के क्यू बाई आर था, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। तो वी इन मीडियम जो बनेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर बन जाएगा ना। आप मुझे बताइए, क्या ये पूरा आर्ग्यूमेंट के क्यू बाई आर वैक्यूम का था ना, तो वी अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। इसको मैं वी बाई के भी तो लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात? ये तो अपन कई बार करते हुए लिखने की जरूरत नहीं। आप यहां देखो, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन फील्ड का, नहीं समझ में आई बात? देखो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point P is amount of work done in bringing a unit positive charge, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से P तक ना। ये किसका वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट का ना, पर यूनिट चार्ज है क्या, बोलो भाई। और यहां पे पोटेंशियल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है, जीरो। आप मुझे बताइए, इन्फिनिटी से आप लेके आते हो तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज, तो जितना वर्क आपने किया उतना ही वर्क फील्ड ने नेगेटिव किया होगा ना। तो क्या यही चीज वी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, वो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी नेगेटिव होगा ना, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, अपॉन क्यू। नहीं समझ में आई बात? तो हम एक सिंपल बात करेंगे कि ये जो दो फॉर्मूले हैं ये अपने आप में बहुत काम के, जनरल बात करूं मैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसका, ये एक्सटर्नल एजेंट का, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसका, फील्ड का, अगर लिखूंगा तो साइन क्या होगा। नहीं समझ में आई बात? एक और बात हमने पिछली क्लास में भी बात, उससे पहले वाली भी बात की थी, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखा था बताइए, क्यू इंटू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ना। और कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या लिखेंगे, क्यू यू इनिशियल माइनस, ये जल्दी से बनाओ, इस पे बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। ये देखने में आपको बड़ी आसान चीज लग रही है, पर मैक्सिमम बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। कहां पे, ओके, ये वी, ये वी, यस, हाँ भाई, डेल्टा के जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, नेट वर्क डन जीरो होना चाहिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, नेट वर्क डन इज जीरो। इसका मतलब जितना वर्क आपने किया है उतना वर्क किसी और फोर्स ने भी किया होगा, और यहाँ दूसरा फोर्स कौन सा है, फील्ड का।
हाँ जी, बढ़ जाए। हम्म। अब ये आगे वाले जो दो तीन सवाल हैं, ये बहुत एहतियात और समझदारी से करने हैं। यहाँ जल्दी नहीं करनी। यहाँ गड़बड़ मतलब सवाल गड़बड़ करोगे तुम लोग। बहुत सिंपल सवाल है, पहले समझना ध्यान से। यहाँ सवालों की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। क्या पूछा है, चार्ज पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लिया है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। मैं आपको दो तीन बार बात कर चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस के जितने भी वर्क डन के फॉर्मूले होते हैं, उन सभी में सारे के सारे चार्जेस की वैल्यू और वर्क की वैल्यू विद साइन पुट करते हैं। सवाल देखना, अ पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से कहां लिखा है, कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम। इफ वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, अब फील्ड के अगेंस्ट कौन वर्क करता है, एक्सटर्नल एजेंट। ये क्लियर है, समझ में आ गई बात। इन दिस प्रोसेस माइनस 40 माइक्रोजूल, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट। अब सुनना ध्यान से, क्या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, वीपी, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज होता है। मुझे ये फाइंड आउट करना है। जरा मुझे बताइए, क्या ये जो वर्क है आपका वो कितना है, -40 इंटू 10 की पावर -6 ना, अपॉन चार्ज कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -6। कहानी क्लियर, कितना मिलेगा बताइए, -2 वोल्ट ना। अब सुनिए ध्यान से, तो आंसर तो आ जाएगा आपका -2 वोल्ट। गलत लिखा हुआ ये, हाँ ठीक है, ये आंसर गलत, माइनस क्यों आएगा, प्लस चाहिए। माइनस दिया ना अपन को वर्क डन, तो विद साइन वैल्यू पुट करनी है। कहानी क्लियर। अब सुनना ध्यान से, इसका दूसरा रूप क्या होता है। इससे आपको क्या पता लग गया कि वो जो भी पॉइंट होगा, पी पॉइंट, वहां का पोटेंशियल पता लग गया। कितना पोटेंशियल है यहां का, -2 वोल्ट ना। हेलो। अब अगर आपसे पूछ ले कि उसी चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाने पर फील्ड का वर्क कितना होगा, तो आंसर होगा +40। कहानी क्लियर। फिर आपसे पूछेगा कि वो चार्ज मैंने बदल दिया, उस चार्ज को कर दिया मैंने -10 माइक्रोकुलम, तो अब इंफिनिटी से -10 माइक्रोकुलम को यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या आपको यहां का पोटेंशियल पता है, मैं एक्सलेटर का वर्क पूछ रहा हूं। तो जब आपसे वर्क डन पूछा जाएगा तो आप ये निकालोगे ना, क्या यहां का पोटेंशियल पता है कितना, -2, चार्ज कितना लेके आ रहे हो, -10, तो -10 इंटू -2 इज वॉट, माइनस, प्लस हो जाएगा ना, +20 माइक्रो जूल। नहीं समझ में आई बात, क्या यहां का पोटेंशियल पता है। मेरा सवाल ये कि -10 माइक्रोकुलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट का, उसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, उस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू 4 ना। तो पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, -2 वोल्ट, चार्ज कितना लेका है, -10 माइक्रोकुलम ना, तो कितना हो जाएगा, +20 माइक्रो जूल। तो पहली इंफॉर्मेशन से वहां का पोटेंशियल निकालोगे, और दूसरी इंफॉर्मेशन उस पोटेंशियल को यूज करके वर्क डन निकालोगे। नहीं समझ में आई बात। तो पहला सवाल सिंपल पूछा कि आपके पास 20 माइक्रोकुलम था, चार्ज था, जो कहां से लिखा है, इनफिनिटी इज गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड इन दिस प्रोसेस इज दिस, मतलब किसका वर्क है ये, एक्सटर्नल एजेंट का। फील्ड के अगेंस्ट कौन वर्क करता है, एक्सटर्नल एजेंट। तो या तो डायरेक्टली एक्सटर्नल एजेंट बोल देगा, या अगेंस्ट द फील्ड बोलेगा। मुझे एक बात बताइए, एक एम मास के ऑब्जेक्ट को यहां से, अर्थ का फील्ड किधर है, नीचे ना, बोलो भाई। तो अगर मैं यहां लेके आता हूं तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड का अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं ना, तो ये मेरा वर्क है एक्सटर्नल एजेंट का। तो ये वर्क किसका है, एक्सटर्नल एजेंट का। इन सभी सवालों में तो विद साइन वैल्यू पुट करनी है। तो वर्क कितना था, -20 माइक्रो जूल, चार्ज कितना लेगा है, 20 माइक्रो कूलम, आंसर क्या आएगा, -2। सो आंसर विल बी द -2। इसको कॉपी नहीं करना, इसके सवाल अब दूसरे आएंगे, फिर इसको समझ लो सिर्फ।
बढ़ जाए, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े। बढ़ जाओ भाई। देखिए, अब आपका अगर पिछला कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस सवाल का आंसर खुद निकालना है। मैं सवाल समझा देता हूं। अ पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही 20 कूलम चार्ज है। कहां से लेकर आए? आई बात समझ में? इफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्रोसेस इज -20 माइक्रोजूल, समझना ध्यान से। इस दो इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा? ना ना ना, वो एक्सेलरेटर तो मर ही गया इस प्रोसेस में तो। बट जितना फील्ड वर्क करता है उतना ही पॉजिटिव वर्क, ये तो क्लियर है। आगे समझना, क्या उस पॉइंट का पोटेंशियल भी मिल जाएगा? then what will be the work done by external agent if the 40 microcoulomb charge is taken from infinity to the same point? नहीं समझ में आई बात? चलो सोल्व करो। आ गया? गुड। कितना पोटेंशियल है उस पॉइंट का? 1 वोल्ट। कहानी क्लियर? अब हमें पता है कि उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो क्यू मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। नहीं समझ में आई बात? क्यू कितना है, दोबारा कितना लेके आए आप? ठीक है, तो 40 माइक्रोकुलम मल्टीप्लाइड बाई वाई वन विल गिव्स व्हाट? 40 माइक्रो 40 माइक्रो जूल। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया? तेरे पीछे घूर घूर के देख रहा है उसको। नहीं समझ में आया? आ गया? सोच ले। आ गया? मान ले। एलिट वाला पेपर में अपलोड करना भूल गया उसको यार। कोई नहीं, मेरे को शाम को बहुत सारे काम होते हैं। एलिट में जो अभी इलेक्ट्रो वाला पेपर दिए थे मैंने, तो 25 क्वेश्चन दिए थे। उन सवालों को करना है हम सबको, है ना? तो शाम को एक बार कोई भी, मेरे बहुत सारे काम होते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर देना, याद दिला देना कोई भी। मैं इमीडिएटली डाल दूंगा उसको पेपर सॉल्व। उसमें 4-5 सवाल बहुत अच्छे थे, बाकी तो ठीक है। ठीक है, बढ़ जाए। क्या यार? हाँ जी, हाँ तुम्हें ही करना है ये सब। A charge particle 2 coulomb is released from the point at which electric potential is 10 volt. Find out kinetic energy of the particle when charge goes to infinity. लिख ले फटाफट। सिंपल सवाल है, बहुत आसान। हेलो। हाँ लिखो ना, किसने मना किया? तो आराम से सवाल लिख। मैं कब मना कर रहा हूँ सवाल लिखने के लिए? मैंने मना किया सवाल लिखने? सवाल ही बताएंगे।
करो सोल्व फटाफट। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, क्या लिख दिया तूने? हाँ हाँ ठीक बात है। यहाँ मेन चीज ध्यान देने वाली क्या है? नहीं नहीं, मेन चीज ध्यान देने वाली क्या है? आपने चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया, अब आपका कोई रोल नहीं है। अब वर्क कौन करेगा? फील्ड वर्क करेगा। और जब फील्ड वर्क करेगा तो वर्क डन कैसे निकालोगे? क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तभी तो मैंने यहाँ खाली छोड़ दिया ये। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करोगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल रिलीज करे तो ये कितना होगा? जीरो। के फाइनल की वैल्यू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क किसके बराबर होगा? क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल ना। बोलो ना भाई। आपने तो छोड़ दिया ना, अब आपका कोई रोल नहीं, रिलीज कर दिया ना आपने। तो वर्क कौन करेगा? फील्ड। तो आप मुझे बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 ना। इनिशियल पोटेंशियल कितना था? 10 माइनस 0। तो जो के फाइनल की आपको वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी? अब ये कहने में तो बहुत सिंपल सवाल, इट्स वेरी इजी। यहां बस इन साइंस का डिफरेंस क्रिएट होता है। एक बात बताइए, अगर मैं किसी चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करूं तो उसने कितनी एनर्जी गेन की? क्यू वी। कितनी गेन की? क्यू वी ना। अगर इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करूं तो उसकी एनर्जी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। इसीलिए तो हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अरे यार, हम नहीं करते ऐसे बात। एनर्जी जो क्यू इंटू वी के बराबर होगी ना। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो बताओ मेरे को? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ना। और वी कितना लिया? 1। तो ये जूल में मिल गई ना आपको। तो 1, देखो इसको क्या बोलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताइए, मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूं और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से ही प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट करता हूं। बोलो भाई, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ये लो, ज्यादा भी कर दी। कर भी दी ज्यादा। अरे एनर्जी क्यू इंटू वी होगी ना। दोनों का चार्ज सेम नहीं है क्या? और 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो बराबर नहीं होगी। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमने जो वर्ड यूज किया ना, उसको मैंने एक्सेलरेट किया इतने पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आप सोच समझते हो कि यार आपने वी सेम रखा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो हम क्यू ई बाई एम काम में लेते हैं, तो फोर्स दोनों पे सेम लगेगा। क्यू ई, हेलो, सेम फील्ड में सेम फोर्स लगेगा ना। मास जिसका बड़ा उसका एक्सेलरेशन छोटा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए। अरे एक्सेलरेशन से बात नहीं कर रहा, वो सवाल क्या पूछ रहा है? अगर मैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेलरेट करता हूं तो उनकी एनर्जीज कितनी होगी? वो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहा। दोनों की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी भाई। कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यू इंटू वी होती है एनर्जी। आप मुझे बताइए, इसको मैंने यहां छोड़ा तो ये एक्सेलरेट तो होगा ना? होगा नहीं होगा? पर इसके पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो अगर दो सेम मास के ऑब्जेक्ट यहां रख दिए जाए तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सिंपल सी बात है। तो यहां चार्ज अगर सेम है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टिकल कैसे थे। क्यू इंटू डेल्टा वी की वैल्यू 1 वोल्ट दी, क्यू की वैल्यू ई के बराबर दी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी एनर्जी। कहानी क्लियर? बढ़ते हैं। हाँ जी। नहीं, ये सही कह रही है। देखो क्या होता है ना, जबरदस्ती कंफ्यूज मत करो अपने आप को। दो चीजें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल कितना है, क्या है? तो वर्क डन बाय एक्सेलरेशन पर यूनिट चार्ज या माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड पर यूनिट चार्ज, ये कहानी खत्म होगी। नहीं समझ में आई बात? पर अब मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को कहीं पे छोड़ दिया तो उसके पास स्पीड कितनी होगी, उसकी एनर्जी कितनी होगी, किसी पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी सवाल पूछे आपसे
तो आप तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे ना। अच्छा एक सिंपल बात करो, मेरी बात सिंपल बात करो, उसी चीज का तरह सा प्लस में ले लेना बेटा। दो चीजें हैं, सब लोग सुन लेना भाई ध्यान से। हेलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कंफ्यूजन खत्म कर लेना। हालांकि मैं यहां तक नहीं जाना चाह रहा था, मैंने सिंपल बात बताई, इसको बार बार काम में लेते कोई गड़बड़ नहीं होता। क्या ये Q इंटू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है? अरे बकवास यार, V फाइनल माइनस V इनिशियल है। ये कहानी क्लियर? बोलो ना यार। धन्यवाद। अब सुनना ध्यान से। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल ही है, पर ये माइनस जब अंदर आता है तो वो V इनिशियल माइनस V फाइनल बन जाता है ना भाई। जिसने पूछा तो कहीं और ध्यान है उसका। तो जब आप सुनो, इसलिए तो मैं आपसे कहा कि आप सिर्फ वर्क की बात कर रहे हो। एक बात बताइए, क्या ये Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल है? तो जब इनिशियल माइनस फाइनल करें तो थोड़ा नेगेटिव साइन लगाऊंगा, वो नेगेटिव साइन यूज होने पे तो यह आया है। अरे यार, नहीं समझ में आई क्या बात? कहानी क्लियर ना? फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लें। सुनो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। बोलो, वर्क डन बाय ऑल में कौन कौन से फोर्स कर, अगर एक्सटर्नल एजेंट भी वर्क कर रहा है, फील्ड भी वर्क कर रहा है, तो दोनों का वर्क हो गया ना भाई। और आप कह रहे हो किसी भी प्रोसेस में पोटेंशियल को डिफाइन करो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो, जीरो कर देते हो आप। जीरो कर देते हो ना इसको। अरे विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाते हैं ना हम लोग। समझ में आ गई ना बात? तो डेल्टा के क्या हो गया? जीरो। सुनो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू जीरो। उसको उधर लेके जाओ तो अपना भी माइनस हो गया ना वो यार। तो कान कैसे भी पकड़ो, सीधी सीधी बात है। आप सिंपल सी बात करो। अगर मैं देखो, हाँ वो कान पकड़ के भी देख रही है, एक ही बात है क्या? यस, चेंज तो बेटा हमेशा वही होता है। मैंने आपको क्या कहा, जब भी आप फील्ड के वर्क की बात करो, आपको साइन वाइन से बदल नाटक नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? क्यू इंटू इनिशियल माइनस फाइनल करो। नहीं समझ में आई बात? फील्ड के बाद, जैसा अपन इसके पहले वाले सवाल पर वापस आ जाओ। एक बार बताओ, क्या किया इसने? फील्ड ने वर्क किया ना, फील्ड ने वर्क किया ना। तो फील्ड का वर्क कैसे निकाला मैंने? क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो जरा सीधा आंसर आ गया फटाफट। अगर आपने किसी चार्ज को छोड़ दिया, किसी मास को छोड़ दिया, तो अपना फील्ड वर्क कर रहा है। उसमें आपके वर्क डन की कैलकुलेशन ऑलरेडी ही क्या थी? Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। या पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये फील्ड का वर्क ही है। बोलो भैया, कंफ्यूज मत हो ना यार। कहानी क्लियर ना? बोलो भाई। हाँ, ये तो अपन ने कर लिया था, सेंटर वेंटर नहीं किया था। तीन आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। क्या इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा बताओ? अरे यार बताओ ना, VC बोल। 3 times of KQ by X, KQ by X, KQ by X, KQ by X, but X is what? तो 3 times of what? KQ by R by, तो 3√3 लिख दो इसको। तो ये यहां फील्ड कितना है? जीरो। तो जहां फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं समझ में आई भाई? बना दो चलो फटाफट, बनाओ बनाओ बनाओ। E C क्या है? जीरो। कभी कभी ओवर कॉन्शियस होना भी नुकसान पहुंचाता है, पता है? सीधे सीधे चलो, घर पहुंच जाओगे। ज्यादा दिमाग डेप्थ पे मत लगाओ, सिंपल सी बात करो। अपन ने एक बात कर ली कि मैं पोटेंशियल को डिफाइन करूं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूं, उन कंडीशंस के अंदर मैं बात करूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, और फील्ड का वर्क के नेगेटिव वैल्यू अपॉन चार्ज। अब आपको देगा वो वैल्यू, वैल्यू हिसाब से बात कर लेंगे। कभी भी किसी भी चीज को आपने छोड़ दिया फील्ड में, तो फील्ड ही वर्क करेगा ना। उस कंडीशन में वर्क डन बाय फील्ड कैसे निकालेंगे? हमेशा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इस सवाल से बात समझ में आती है कि जहां पर
फील्ड जीरो है, वहां पोटेंशियल एग्जिस्ट। अगला सवाल देखना, बताइए, ये सी पॉइंट है, क्या है ये? सी। वी सी बताओ, शाबाश जल्दी से। 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय एक्स की वैल्यू क्या? आर बाय √2। √2 आर तो वो है, उसका आधा है वो, तो आर बाय, नहीं समझ में आई बात? अगेन वहां फील्ड क्या है बताओ? फील्ड जीरो हो गया। क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? जीरो। पोटेंशियल क्या है? 4√2। उसको 4 रूट लेना, वो 2√4 अच्छा नहीं लगता लिखने। बढ़े? हम्म, इनमें तो लाइनें खींचनी है यार, बड़ा इसमें मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया, समझ में आया तुम्हारे? बताओ यहां पे फील्ड क्या है? पोटेंशियल भी जीरो। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? इसका और इसका पोटेंशियल कितना होगा? -2 kq/x। इसका और इसका +2 kq/x। इसके फील्ड से इसका फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके से इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां फील्ड भी जीरो हो, और बेटा सवाल इंपॉर्टेंट है कि वहां फील्ड कितना मिला और पोटेंशियल कितना मिला। उनके जो कंक्लूजन आ रहे हैं उनको दिमाग में रखना। पहले क्या था? दोनों जगहों पर पोटेंशियल नॉन जीरो, लेकिन फील्ड क्या था? यहां क्या है? अब ये यहां तुम्हें बहुत आसान लग रहा है, और है भी आसान, पर आफ्टर 3 मंथ वो एक स्टेटमेंट देता है कि मल्टीपल चार्ज के सराउंडिंग में एक पॉइंट है जहां फील्ड भी जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो है। क्या ये पॉसिबल है? तो आपको समझ में आता है कि यार मल्टीपल चार्ज के सराउंड अगर चार्ज है तो फील्ड और पोटेंशियल जीरो कैसे हो सकता है? भाई है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज रखा है उतना ही। समझ में आ गई बात? जल्दी बनाओ। आज सुबह एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा खुश रहा, आपको लग नहीं रहा है मैं क्लास में खुश हूँ? मैं आज दिन भर से खुश हूँ। मैं घर से निकला मैं घर से निकला तो मैंने क्या देखा, क्लास सुबह होती है यहाँ वाली, तो हमारी सोसाइटी के बाहर निकलने के बाद 500 मीटर चला तो 10-5 लोग खड़े हुए हैं, और 2 फीमेल्स की अच्छी खासी बहस हो रही है। और मैं इधर से आया तो वो मेरे विंडो खुली हुई तो वो ग्लास खुला हुआ था कार का, तो उसे किसी ने बोला बच्चों को लगी तो नहीं ज्यादा, तो मुझे लगा कोई एक्सीडेंट हुआ है बच्चों का शायद, तो तुमको रुकना चाहिए, जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में। मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि बाकी में तो जब मैं गया तो वो जो 2 फीमेल के बीच में बहस हो रही थी उसमें एक मेरी बीवी थी। मजेदार चीज क्या है कि मेरी वाइफ भी बच्चों को स्कूल लेके जा रही थी, कोई स्कूटर से एक लेडी और स्कूल लेके जा रही थी, तो उसने इंडिकेटर दिया टर्न पे, उसने इंडिकेटर नहीं देखा होगा, तो गाड़ी भिड़ गई, स्कूटर भिड़ गया। अब वो स्कूटर गिरा ही बस, तो उसका हाथ पीछे टच हुआ तो थोड़ा सा हाथ पे स्क्रैच वगैरह आ गया। सर्दी के दिनों में अगर सुबह सुबह तो जितना दर्द होता है उतने शब्द मुंह से निकलते हैं। वो गुस्से में उसको सुना रही, अब वो मेरी वाइफ ने, मैं चुपचाप, मैंने नहीं कहा कुछ भी, मैं दूर खड़ा आराम से, मैंने कहा इनको निपटने दो अभी। तो मेरी वाइफ का मुंह उस तरफ था, उस लेडी का मुंह मेरी तरफ था, तो वो कहने लगी कि, मेरी वाइफ ने बोला कि दीदी मैंने इंडिकेटर दिया था। बोले दिन में इंडिकेटर देखता कौन है? हाथ नहीं दे सकती थी, साइड ग्लास में नहीं देख सकती थी? तो बोले दीदी आप
तो बोल रही हो आप? आपके बच्चे मुझसे बड़े हैं? मतलब आपके बच्चे मेरे बच्चों से बड़े हैं? तो मैंने कहा लाइट डायरेक्शन जो है बदल के लड़ाई की। अब एज पे झगड़ा होगा कि तू बड़ी है। तो फिर मैं, वो मेरी वाइफ है ना, ऐसे देखा उसने साइड में, तो मैं खड़ा हुआ था, उसको आया गुस्सा, बोले आप यहाँ खड़े हो और कुछ नहीं बोल रहे, मैं उस लेडी से क्या बोलूंगा, तुम निपटो, क्या काम था। खैर जैसे तैसे हमारा समझा, एक अंकल आए, वो कहने लगे कि देखो बेटा, बुजुर्ग थे वो, तो उसने इंडिकेटर दे रखा था, तुम्हें देखना चाहिए था। बोले अंकल दिन में इंडिकेटर का क्या मतलब। तो जैसे से उनको समझाया, घर भेजे। अब मैं जब आज गया क्लास छोड़ के, तो ऐसा हम साथ में जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ नाज से कि यार, कई बार जैसे उसने गाड़ी घुमा ली तो ऐसे, मैंने कहा तुमने इंडिकेटर नहीं दिया। बोले खाली पड़ा था ना रोड। मैंने कहा ये हैबिट होनी चाहिए ना भाई, कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, बकवास में। बस। अब उसकी गाड़ी मैनुअल है, मेरी ऑटोमेटिक है। अब ऑटोमेटिक आप चलाते हो तो गियर की थोड़ी सी हैबिट खत्म हो जाती है, तो कई बार मैं उसकी गाड़ी चला रहा हूँ, बैठी होती है ना वो, सेकंड में खींच रहे हो कब से, मैंने थर्ड गियर डाल दिया। तो उसको वो तकलीफ होती है कि आप अगर मुझे एक बार टोकोगे तो आपको 4 बार टोकूंगी। तो मैंने जब गाड़ी खरीदी थी उसकी, तो मैंने उसे कहा था मेरे ऑटोमेटिक ले लो, बोले फील नहीं आता, जब तक गियर नहीं डालेंगे मजा नहीं आता। मैं कहा लो मजा। तो मैंने कई बार कहा, मैंने कहा इंडिकेटर आपका रोड खाली भी पड़ा हो, दिस शुड बी हैबिट। क्योंकि मैंने देखा है कि 90% एक्सीडेंट, अगर आप ठीक ड्राइव करते हो, आपकी गलती से नहीं होगा, सामने वाले क्या कर लोगे आप। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 120 की स्पीड में, 4 पलटी खाई थी गाड़ी, पूरी फैमिली गाड़ी में थी। तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी? मैंने भी देखी। पर जब मैं उसको देखता था तो मैं उनको गालियां देता था। मैंने कहा हमारा सनी देओल जब हैंडपंप उखाड़ता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। सनी देओल जब गदर में हैंडपंप निकाल लेता है तो लोग मजाक नहीं उड़ाते, बोलोगे हैंडपंप में से निकाल सकता है क्या। उनकी इनकी गाड़ी 150 की स्पीड, 200 की स्पीड में इतनी पलटी खाए तो जिंदा बाहर निकल जाते हैं। फिर वही मेरे साथ भी हुआ, 120 की स्पीड, पूरी फैमिली गाड़ी में 4 पलटी खाई थी। ऐसा ना, 4 लेन रोड पे, ये डिवाइडर कितना चौड़ा होता है, इस लोन इधर, मैं आराम से जा रहा। अच्छा हमारे एक लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी गाड़ी खरीदता है मर्जी में से चलाता है। ओरिजिनली क्या होता है, डिवाइडर के पास वाले लेन को बोलते हैं लाइव, इसको बोलते हैं डेड। आपको फास्ट हाई स्पीड में चलना है तो यहाँ चलोगे, पर यहाँ तो कोई भी चलता है। तो इधर एक अंकल सिलेरियो लेके जाते हैं मस्त। मैं उदयपुर जा रहा था, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी बहन की 2 बेटियां, एक 3 साल की, एक 3 महीने की बेबी, मैं उसी को छोड़ने जा रहा था। मेरी क्लास थी तो मुझे लगा यार मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, तो मैं आज संडे को छोड़ूंगा, भाई को साथ मिले, आते वक्त तो ड्राइव कर लेना, जाते वक्त ड्राइव कर लेना। तो मैं जनरली फैमिली तो 80-90 से ऊपर नहीं लेके, पर उस दिन मुझे सेम डे वापस आना था, हम 100 के ऊपर ही चल रहे थे। खाली आए 4 लेन रोड, या 100 पे चलते हैं ये लोग जनरली। उन अंकल के पता नहीं क्या जमा, जब मेरी गाड़ी और उनकी गाड़ी के बीच मुश्किल से 15-20 मीटर का फासला होगा, उन्होंने पूरा स्टेयरिंग घुमा के मेरे सामने गाड़ी ले ली। उनको रुकना होगा साइड में, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, गाड़ी घुमा ली। अब मैं भिड़ता हूँ जबरदस्त, मेरे भाई तो आगे बैठा था, तो उसने सीट आंखें बंद कर ली और गए। मैंने गाड़ी उतारी नीचे, उतर गई गाड़ी नीचे, उस टाइम वरना थी मेरे पास। तो ऐसे नीचे वो खाई थी बहुत गहरी, 12-13 फीट की, उसमें गड्ढे में कूद थी। मैंने वापस चढ़ाई, जब वापस चढ़ाई मैंने, तो वहां माइलस्टोन नहीं खड़ा होता, तो वो टायर जब ऐसे चल रहा था तो माइलस्टोन को टकराया, टायर का जॉइंट बोल्ट टूटा, वो टायर टूट के अंदर घुस गया, और स्पीड ज्यादा थी, वहीं से गाड़ी रोल ओवर होना चालू हुई। तो ये चल रहे थे हम लोग लगभग 60 डिग्री एंगल पे। अब वो एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई, तीसरे पे डिवाइडर पार की, और चौथी पलटी पे वो लेन पार करके सीधी जा खड़ी हो गई गाड़ी, पूरी गाड़ी डैमेज। अब मैंने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, भाई ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज होती हैं वो इन जनरल, जब आप सीट बेल्ट नहीं बांधते तो जो सब बॉडी टकराती है आपके, वो या आपकी बॉडी बाहर निकल जाती है, तो वो ट्रैप, तो हम सेफ बैठे हुए थे वहां आराम से। बहन ने समझदारी क्या की कि वो आगे वाली सीट पकड़ ली कस के, और जो 3 साल की बेटी थी उसे गप्पे मार दिया बीच में। जब वो ऐसे गाड़ी पलटी तो लेग स्पेस नहीं होता, वो वहां फंस गई, गाड़ी लुढ़कती रही बढ़िया। अब वो 3 महीने वाली नहीं मिले, जब गाड़ी से बाहर निकले तो वो कहाँ गई। समझ में आई बात। हम उतर के सिर्फ मेरी वाली साइड ऐसी थी, ड्राइविंग सीट वाली, कि हम वहां से बाहर निकल गए, बाकी सारी वो टूट के फंस गई थी विंडोज। जैसे हम बाहर निकले, 2 लड़के आए वो क्रेटा लेकर के, और कि सर सामान तो इधर फेंको, लोगों से इनकी गाड़ी वाड़ी संभालो आप। हमें ढूंढे मिले थे उसको, जो इधर को ड्राइवर सीट होती है ना, उसके नीचे फंस गई जाके, सीट में फंस गई नीचे, और बिल्कुल सेफ। उसकी आवाज आई रोने की बाद में, तो वो निकली, उसको निकाला। उन दोनों लड़कों ने हमें गाड़ी में बिठाया, बिजोलिया पास में पड़ता था, वहां 4-5 किलोमीटर वहां ले गए। वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में गए, तो जो डॉक्टर था वो मेरा जूनियर मिल गया, तो हमने ट्रीटमेंट वगैरह किया।
हम जब बाहर पेमेंट करने निकले तो वो जो दो लड़के थे मैं लेके गए थे, उन्होंने पेमेंट कर दिया था ऑलरेडी, और उन्होंने एक टैक्सी भी बुलवा ली थी अर्टिगा। तो कि सर आपका सारा सामान हमने टैक्सी में रख दिया और आप कोटा जाओ, गाड़ी में भिजवा दूंगा। मैंने कहा तुझे कैसे पता मैं कोटा से हूँ? सर 2013 में आपने पढ़ाया था मुझे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पिताजी जो है रोड पे, वो नहीं होते जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेकेदार जो होते हैं, तो हमारा ऑफिस है, इस 4 लेन रोड का कॉन्ट्रैक्ट हमारे ही है, तो फास्ट में अच्छा हुआ नहीं हुआ नहीं अलग बात है, पर आप देखो कि मुझे क्या पता कि वो मेरा स्टूडेंट है या पढ़ा होगा कभी, मैंने तो पहचाना भी नहीं उसको। बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बिजनेस में लग गया। तो मैंने वहां से देखा सर है, तो वो भाग के आया बेचारा, तो उसने गाड़ी वाड़ी सारी भेजी, और मुझे आज तक बिलीव नहीं था, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 वीक तक तो मेरे कानों में ऐसी आवाज आती थी गाड़ी रोल हो रही, बच्चे थे छोटे छोटे उसमें। वो जो बड़ी वाली 3 साल की बेबी थी, वो तो ये मान के चलो 15 दिन तक किसी गाड़ी में चढ़ी नहीं। हम बाद में उसको ट्रेन से छोड़ने गए, तो वो टैक्सी में भी नहीं बैठू, नहीं ये फिर गड्ढे में कूदेगी, ऐसा दिमाग में सेट हो गया था। तो यहाँ एक्सीडेंट मैक्सिमम आप क्या कर लोगे, आप कितना भी सेफ चल रहे हो, वहां तो 35 की स्पीड में 90 डिग्री पे घुमा लेंगे गाड़ी, आप भिड़ते रहो आराम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हो गया, आंसर बताइए। वी तो जीरो होगा ना, वी तो जीरो होगा ना यार। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव सेम डिस्टेंस पे कहीं भी रखो, इसका पोटेंशियल यहाँ क्या, माइनस के क्यू बाई एक्स, माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई एक्स, तो वी तो हो गया जीरो। अब सुनिए, इसका फील्ड मिलेगा इधर ई ना, उसका भी उधर ही 2E, इसका इधर ई, इसका भी इधर ही कितना 2E, 2√2E ना। तो जो ई रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2√2 KQ/X²। बट एक्स की वैल्यू क्या, तो क्या लिखूं बताओ, 2√2 KQ/R² ना, तो ये हो जाएगा 4√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो मिला नॉन जीरो, पर पोटेंशियल क्या मिला, जीरो। तो जहां पोटेंशियल जीरो हो वहां फील्ड नॉन जीरो हो सकता है, बनाओ। अच्छा अपन को पहले पोटेंशियल पूछा तो वी तो जीरो मिल जाएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी कर लें भाई। ये ई है ना, बना लिया, बढ़ जाए। अरे भाई पक्का बढ़ जाए ना। सब लोग चुपचाप ही तो बैठे हैं, बदतमीजों। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं, नो नीड। देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम ए टू बी एंड वाया बी टू ए। सुनो, यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ कितना, तो आप पहले ए से बी पे जाओगे और वापस यहाँ आओगे, कहानी क्लियर। अब सुनिए, यहां बात करता हूं मैं ए से बी की, और यहां बात करता हूं बी से ए की। यहां बात करता हूं 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां बात करता हूं 4 प्रोटॉन। वर्क डन ए से बी पे बात करूंगा, ए टू बी, क्या विद साइन वैल्यू पुट करनी पड़ती, बोलो ना यार। आप मुझे बताइए, आप वहां लेके गए और वापस ले गए, एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज कितना, -E, वी फाइनल कितना, ए से बी गए तो 300 ना, माइनस 600 विल गिव्स +300 E ना,
और जब वापस यहां से यहां आओगे तो कितना मिलेगा? B2A बिकम्स माइनस 300E भाई। अरे क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होगा ना भाई। इसकी वैल्यू बताओ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्रोटॉन के लिए बताओ। प्लस, नहीं नहीं, -300। ये तो प्लस ई होगा, फिर ये होगा हमारा 300 -600 ना, तो -300 ई मिल जाएगा ना। और वर्क डन फ्रॉम बी टू ए कितना मिल जाएगा? +300 ई। नहीं समझ में आई बात? तो नेटवर्क इसका भी जीरो हो गया, उसका भी जीरो हो गया, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अरे नहीं करना, ये वही चीज है सारी। ये सवाल करना है, वेरी सिंपल। हालांकि इसके बाद वाला भी सिंपल क्वेश्चन है। ये कुछ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस शो कर रखी है, 70, 60, 50 एंड 40। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक हायर पोटेंशियल से, ठीक है। आपसे कहा गया है कि मैं पाथ 1 के इस सरफेस पे जब आऊंगा तो वर्क डन कितना होगा। तो मुझे बताइए, क्या वर्क डन की जब मैं बात करूंगा, सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को, तो आप मुझे बताइए पहले केसेस के अंदर वर्क डन W1 क्या -E, फाइनल बताओ, 50 माइनस विल गिव्स +20 इन W2 की बात करो, यहां से वहां गए आप, -E, जल्दी बताओ, 40 माइनस 70 इज वॉट, +13 W3 की बात कीजिए। यहां से चले, चार्ज तो -E रखूंगा ना, बताइए 40 माइनस 60 इज वॉट, +20 ना। नहीं समझ में आई बात? तो आप मुझे बताओ कि पहले और तीसरे पाथ में वर्कडन बराबर था? अरे पहले वर्कडन कितना है? +20। यहां भी कितना है? यहां कितना है? +30। आया समझ? बनाओ जल्दी से। हो गया। अभी इसके बाद वाले जो दो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो हमें कॉपी नहीं करना, समझना है। मैं पहले समझा चुका हूँ उस कंसेप्ट को, एक बार फिर से हम बात कर लेंगे। कोई भी वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस देते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो उसी सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा तो वर्क डन जीरो मिलेगा। बोलो ना भाई, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे तो वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो। पर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाऊंगा तो वर्क डन जीरो हो भी सकता है। और अगर दो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं उनका पोटेंशियल अलग अलग है तो वर्क डन जीरो। पर यह भी तो पॉसिबल है कि दो अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी सेम पोटेंशियल वाली हो सकती है, तो वर्क डन क्या मिल जाएगा? जीरो। अब सुनना ध्यान से, पहले इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए आप। ये हमने, बहुत अच्छा सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी जो बदलती है वो काम की होती है, ऑलरेडी आ चुका है सवाल। सुनिए ध्यान से, तीन चार्ज हैं, ए, बी और सी। इस चार्ज को देखो, ये चार्ज क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस, ये क्या है? प्लस। इसको इस पाथ से लेकर के ऐसे चक्कर काट के हम यहां आ गए। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या है जरा मुझे बताइए। क्या आपने इसका इसके साथ सेपरेशन बदला? उतना ही है ना? बोलो यार, क्या इसके साथ बदला? ये भी एल है और जब यहां रख दोगे तो भी एल ही रहेगा ना।
मतलब इसकी इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी और इसके साथ इसमें कोई चेंज, इसकी इसके साथ कितनी थी, एल ना, और बाद में कितना है 3L। अरे ये भी देख लोगा, ये भी तो एल ही होगा ना राजा, नहीं समझ में आई बात। तो इस चार्ज की इसके साथ जो एनर्जी बन रही सिर्फ वो बदली, और जो बदली वो हमारे काम की। आप खुद लेके जा रहे हो तो बताइए वर्क डन कैसे निकालूंगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। बोलो भाई, एक बार बताइए, इसकी जब वहां रख दोगे तो फाइनल कितनी बनेगी इसके साथ, के क्यू क्यू बाई 3L ना। इनिशियल क्या थी, के क्यू क्यू बाई एल। आंसर क्या आएगा, -2 k³/3L। 1/3 -1 ना, -2/3। नहीं समझ में आई बात। क्या करना है, जो चेंज हुई, जिन चार्जेस को आपने जिनका डिस्टेंस आपने नहीं बदला है उनकी एनर्जीज को कैलकुलेशन में नहीं लेनी, बना लो। ये चीज अच्छे से सेट कर लेना दिमाग में, जिस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी बदली है उसी को कैलकुलेशन करके करेंगे तो सवाल बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि यहाँ 3 चार्ज थे तो 3 पेयर बनेंगे, तो उन तीनों पेयर की पहले भी लिखूं और बाद में भी लिखूं फिर डिफरेंस निकालूं तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, जिसकी बदली बस उसको लिखना है। जिस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है उसी पेयर की चेंज का डिफरेंस निकालना है ना, हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। लिखो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, मैं आपको ये सारे पॉइंट मेंशन करवाता हूं फिर हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस की। लिखिए इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, लिखिए locus of all the points, locus of all the points joining, locus of all the points joining same potential points called as equipotential surface, joining same potential points known as equipotential surface, or any surface, or any surface called as equipotential surface। पूरा नहीं लिखना है, EPS, equipotential surface। बार बार ये वर्ड यूज होगा, इतना लंबा कौन लिखेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ईपीएस। आई बात समझ में, अभी मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब हुआ है। और एनी सरफेस, आगे लिखना है ना बेटा जी, और एनी सरफेस विच हैव इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, विच हैव equal potential at every point called as equipotential surface। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट।
work done in moving a charge from one point of EPS, work done in moving a charge from one point of EPS to other point, one point of EPS to other point is 0. आगे लिखो, वर्क डन, नेक्स्ट पैराग्राफ में, वर्क डन इन मूविंग a charge from one EPS to other EPS, one EPS to other EPS may be 0 or non-zero, may be 0 or non-zero. ब्रैकेट में लिखो, if potential of both the EPS is same, W will be equal to 0. If potential of both the EPS will be same, W क्या होगा? 0, है ना? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, जिस तरह से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट, उसी तरह से दो इक्वी पोटेंशियल लाइन भी इंटरसेक्ट. तो लिखो, टू ईपीएस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू ईपीएस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, two EPS can never intersect each other. If they do so, the direction of electric field intensity, at an intersection point will be in two different directions. Direction of electric field intensity at the intersection point will be in two different directions, which is not possible, आगे इसको जरूर मेंशन करना है हम लोगों को. सुनो 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 सुनो, ये बात समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना. जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यार ये कोई एक ईपीएस है, ये दूसरी ईपीएस है, बहुत ध्यान से समझना. इसका जो पोटेंशियल है मान लीजिए 20 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है. ये वन है ईपीएस और ये सेकंड ईपीएस. हेलो, ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है. ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ऐसे समझना ध्यान से, राइट. एबीसी 3 पॉइंट हो गए. एक बात बताइए, वी ए माइनस वी बी जो कि डेल्टा वी होगा, क्या उसकी वैल्यू 10 वोल्ट होगी? क्या वी ए माइनस वी सी, ये जो डेल्टा वी है, क्या ये भी 10 वोल्ट ही होगा? एक बात बताइए, यहां से यहां तक का डेल्टा आर ए बी और यहां से यहां तक का डेल्टा आर ए सी, कौन सा बड़ा है? समझ में आ गई बात? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always in the direction of maximum potential gradient. किधर होगी? तो बेटा जी जो E की वैल्यू होगी वो होगी माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा आर ना. अगर डेल्टा V दो पॉइंट्स पर सेम है, बोलो भाई, तो जहां डेल्टा आर कम होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा. ना 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 ना, सुनो, ये हमारा फॉर्मूला है ना. अब मुझे बताइए, यहां से जब मैं यहां चलूंगा तो यहां से यहां का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना मिलेगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ए बी ना, बोलो. और यहां से यहां तक का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर ए सी. आप मुझे बताइए, जो ई का डायरेक्शन होता है ऑलवेज अलोंग मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. हर हायर से लोअर फील्ड का डायरेक्शन नहीं होता. हम क्या रटे होते हैं? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू,
क्या ये हायर है, क्या ये लोअर है, तो क्या ये भी हायर से लोअर है, क्या ये भी हायर से लोअर है, क्या ये भी हायर से लोअर है, क्या वो भी हायर से लोअर है, तो हायर से लोअर तो बहुत सारी डायरेक्शन मिल जाएंगी। हायर से लोअर भी किधर, जिधर मैक्सिमम ग्रेडियंट एग्जिस्ट। आप मुझे बताइए मैक्सिमम ग्रेडियंट उधर ही एग्जिस्ट करेगा जब इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे। अरे यार, पानी को अगर बहने का मौका मिलेगा तो जिधर सबसे तेज ढलान होगा उधर बहेगा। तो फील्ड को अगर, ग्रेडियंट का मतलब ढलान ही होता है, फील्ड को बहने का मौका मिलेगा तो किधर बहेगा। नहीं समझ में, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, नॉट ऑलवेज हायर टू लोअर। हर हायर से लोअर नहीं होगा, हायर से लोअर तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द मैक्सिमम पोटेंशियल। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, जिधर डेल्टा आर सबसे छोटा है उधर फील्ड होगा। और डेल्टा आर सबसे छोटा किधर मिलता है, जब इसके परपेंडिकुलर बना। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा फील्ड। नहीं समझ में आई बात, बनाओ पहले इसको जल्दी से, बनाओ फिर मेंशन करवाता हूं। हाँ ना ना ना, अलोंग चलेंगे। नहीं ये रीजन नहीं हो सकता, अभी बात करेंगे। इसने बढ़िया सवाल पूछा, हालांकि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहा है कि साहब सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या फील्ड, तो फोर्स भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ना। अब अगर अलोंग द सरफेस आप चल रहे हो तो जिधर आप चल रहे हो फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, तो एफ डॉट एस जीरो मिलेगा। अरे बोलो ना यार, तो उसने कुछ भी गलत, उसने बोला कि क्या ये रीजन हो सकता है। हाँ भाई ये रीजन हो सकता है, पर एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरी, सुन लो इधर ध्यान से, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मैं यहां से इधर चला तो वर्क हमेशा ही जीरो मिलेगा। पर मैं यहां चल करके चक्कर काट के यहां आ गया तो भी तो वर्क जीरो मिलेगा। पर पहले कुछ वर्क था, बाद में उतना ही वर्क नेगेटिव था, इसलिए जीरो मिला ना भाई। दोनों अलग अलग कॉज है ना। तो असल चीज क्या है वर्क डन जीरो होने की, कि साहब कंजर्वेटिव फील्ड है। क्या फील्ड है, अगर कंजर्वेटिव फील्ड में आप दो पॉइंट्स पे चले, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो जो तेरा सवाल है उसका जो आंसर तूने दिया वो बिल्कुल ठीक है, पर उसके लिए कंडीशन लगी होगी, इफ यू ऑलवेज मूव्स अलोंग द सरफेस, किसी और डायरेक्शन में आप नहीं चले। आप जरा मुझे बताइए, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये बनाओ पहले जल्दी से, बन गया ना। बना लिया, लिखो, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी, maximum potential gradient will be always, maximum potential gradient will be always perpendicular to the, always perpendicular to the equipotential surface, perpendicular to the equipotential surface. That's why electric field intensity will be, that's why electric field intensity will be perpendicular to EPS। नहीं समझ में आई बात, अब बात को समझना। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी एक ईपीएस है, ईपीएस नंबर 1, ईपीएस नंबर 1, और ये है ईपीएस नंबर 2, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आप बताइए, अगर मैं पहली वाली ईपीएस पर फील्ड का डायरेक्शन शो करता हूं तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर ईपीएस के परपेंडिकुलर मिलेगा ना, बोलो भाई। और अगर मैं दूसरी पे शो करता हूं तो इसके परपेंडिकुलर इधर मिल जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या यहां जो ये फील्ड है ये E1 है, क्या ये फील्ड E2 होगा, क्या इंटरसेक्शन पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन शो हो रही है, ऐसा पॉसिबल। क्योंकि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, तो कभी भी इंटरसेक्ट कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं समझ में आई बात, फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और ईपीएस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इवन स्ट्रीम लाइंस इन फ्लूइड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
नहीं याद आया। हाँ सर। हाँ हाँ बेटा ऐसे नहीं जाती है वो ना, वो तो मैंने कहा था, जैसे एक सिंपल जवाब होता है, सुनो सुनो सुनो। ये कह रही कि आपने सर्किट में कहा था कि वो आंखें थोड़ी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो घूम जाता है। मैंने कहा था चार्ज इंड्यूस होता है, रिजल्टेंट बनाता है, ऐसा बताया था आपको, है ना। तो वहां ऐसे इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां समझो, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां समझ लीजिए। अब एक काम करते हैं, मैं एक पॉइंट यहां बनाता हूं, 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 कुछ पॉइंट मैंने बना लिए। मैं ये जो कलर है इसी कलर से फील्ड लाइंस बनाता हूं इस वाले चार्ज की। अगर ये अकेला होता तो क्या अकेले चार्ज की फील्ड लाइंस इधर होती? बोलो ना यार। क्या इसके अकेले चार्ज की फील्ड लाइंस यहां पे इधर होती? बोलो ना। इस अकेले चार्ज की फील्ड लाइंस यहां पे इधर होती, और यहां की फील्ड लाइंस यहां पे ऐसे होती ना इसकी। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस की मैं बात करता हूं, तो जो पॉइंट मैंने अभी बनाए थे, जो पॉइंट मैंने बनाए थे, एक यहां बनाया था, एक यहां बनाया था, एक यहां बनाया था, एक यहां बनाया, सुनिए ध्यान से। उन पॉइंट्स पर अगर ये वाला चार्ज अकेला होता तो क्या इसकी फील्ड इधर होती? बोलो ना यार। क्या इसकी फील्ड इधर होती अकेले की? क्या इसकी फील्ड इधर होती, टुवर्ड्स द चार्ज होती है ना भाई? मतलब गलत बन गई, थोड़ा सा ऐसे तमीज से बात करते हैं, लाइक अरे यार भाड़ में गया। हाँ अब चलेगा, एरो बाद में लगा लेंगे। समझ गए ना तुम लोग? समझ रहे हो ना यार? हाँ फालतू बात मत करना। एक बात बताओ, ये वाला फील्ड इधर है क्या, और ये वाला इधर है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा ना। यहां बात करते हैं, ये वाला इधर, ये वाला इधर, क्या रिजल्टेंट इधर आएगा? यहां बात करते हैं, ये इधर ये इधर, क्या रिजल्टेंट इधर आएगा? यहां बात करते हैं, क्या ये इधर ये इधर, रिजल्टेंट इधर आएगा? अब मुझे जब इनको ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं समझ में आया। तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्शन पॉइंट पर मिलकर के रिजल्टेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। द बेस्ट एग्जांपल, आप कुछ मत करो, एक बोतल से पानी गिराओ तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, दूसरी बोतल से पानी बढ़ाओ वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ऐसे पानी पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है ना। अब दोनों बोतल ले लो या जग में पानी भर लो, तो ऐसे स्ट्रीम्स गिर रही हैं, उनको पास लेके आओ, तो वो पैराबोलिक पाथ जब आके मिलेगा तो वो कभी भी इंटरसेक्ट करके नहीं जाएगा, बल्कि कंबाइंड डायरेक्शन में चलता है। नहीं समझ में आई बात? तो वो क्या है, स्ट्रीम लाइंस, ये क्या है, फील्ड लाइंस। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फिजिक्स ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास। वो आंखों से दिखती है, 11वीं क्लास की फिजिक्स, यहां फील करना पड़ता है, फील्ड होता होगा। तो फेराडे की मेहरबानी होगी जो बता दिया ग्राफ बना सकते हो, वरना फील्ड कहां देख लोगे आप, फ्लक्स कहां देख लोगे आप, इलेक्ट्रॉन कहां देख लोगे, प्रोटॉन कहां देख लोगे, चार्ज देख ही नहीं सकते आप। 11 में हर चीज दिखती है। हेलो। तो यहां थोड़ी इमेजिनेशन बढ़िया होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, बोलो ना यार। नहीं समझ में आया? पक्का ना? अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूं ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, बोलो, तो इसकी जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगी वो कैसे बनेंगी? अगर मान लीजिए इसको मैं सेंटर पे रखता हूं, कहां रखता हूं, सुनिए, ये सेंटर पे, यहां से आर डिस्टेंस पे, यहां पोटेंशियल क्या, यहां क्या, सब जगह क्यू बाई आर ना। तो अगर मैं इस तरीके से फील्ड इसका ड्रॉ करता हूं पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का, तो क्या फील्ड ऐसा बनेगा? अगर फील्ड ऐसा बनेगा, आप मुझे बताइए, ये फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ना, ये फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है ना। आप मुझे बताइए, इसको सेंटर पे रखते हुए अगर एक आर रेडियस का स्फीयर बनाऊं तो क्या उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? तो क्या स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी? मान लीजिए यहां एक सरफेस बनाऊं तो क्या वो भी ईपीएस होगी? क्या यहां बनाऊं तो क्या वो भी एक ईपीएस होगी? तो किसी भी पॉइंट चार्ज या पॉइंट लाइक सिमेट्री के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? स्फेरिकल। अब सुनिए, यहां से यहां चलने में वर्क डन कितना? क्या यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम है? क्या यहां का फील्ड और यहां का फील्ड सेम है? फील्ड वेक्टर है भाई, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। नहीं समझ? जब भी वेक्टर आए ना बच के रहना। बोलो। दो पार्टिकल जिनका मास सेम है, सेम स्पीड से चल रहे हैं, क्या उनका मोमेंटम सेम होगा? बोले हो सकता है, हो सकता है ना। मैंने स्पीड सेम बोला है, तो स्पीड तो ये भी सेम है,
और 10 मीटर पर सेकंड ये भी सेम है ना, बोलो ना यार। तो जहां वेक्टर है वहां बच के रहना है। तो हम कहेंगे किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप मुझे बताइए, क्या सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल ये, क्या ये उससे कम, क्या ये उससे कम? ये डायग्राम जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जिसे हम बात करते हैं ना कि जहां पर फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां दूर दूर होगी वहां, इसी तरीके से जहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इक्विवेलेंट सरफेस क्लोज, एक दूसरे क्लोज होती है। हेलो, आई बात समझ? वो अभी समझ में आ जाएगी बात सारी। तो किसी भी पॉइंट चार्ज या पॉइंट लाइक सिमेट्री का जो ईपीएस बनेगा वो कैसे बनेगा? स्फेरिकल। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस लेमडा, अगर मैं इस तरीके से एक सर्कल बना लूं तो बताइए क्या फील्ड ऐसे होगा? फील्ड ऐसे होगा ना इसका, होगा नहीं होगा? इसी तरीके से एक सर्कल मैंने यहां बना लिया, उसका फील्ड भी ऐसे होगा ना? अरे होगा नहीं होगा? तो ईपीएस कैसे बनेगी? सिलेंड्रिकल। अब आप एक छोटी ईपीएस बना लो यहां पे लाइक दिस, ये भी ईपीएस है ना, है कि नहीं? तो किसी भी लाइन चार्ज या लाइन चार्ज के जैसी सिमेट्री की ईपीएस कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल। वायर की कैसी है? कंडक्टिंग होलो सिलेंडर की, सॉलिड की? नहीं समझ में आई बात? एक और बात बताओ, यूनिफॉर्म फील्ड जब होगा, शीट का फील्ड याद है कुछ? बोलो भैया। तो एक शीट जो हमारे पास होती है, जैसे मान लीजिए ये चार्ज शीट है, क्या है ये? चार्ज शीट, प्लस 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 प्लस, आपने से चार्ज दे दिया इसको, समझना ध्यान से। ये कहां तक जा रही है? अप टू दी इंफिनिटी। कहां जा रही है? अप टू दी इंफिनिटी। क्या इसका जो फील्ड होता है इसके सराउंडिंग में वो यूनिफॉर्म होगा? अगर इसका फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इसके सराउंडिंग में जो ईपीएस बनेगी वो कैसी बनेगी भाई? प्लेन बनेगी ना, स्क्वायर बनेगी, प्लेन बनेगी ना यार। एग्जैक्टली exactly. वो जो अपन ने लिखा ना, लोकस ऑफ द ऑल द पॉइंट्स जॉइनिंग द सरफेस इज ईपीएस, वहां कैसे डिफाइन करते हो? लोकस ऑफ द ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। आप तो मेरी बात सुनो, आपको है ना, आपने कभी वेव फ्रंट देखा? नहीं, हमने ऐसा डायग्राम बना के बात की होगी। आपका वाईफाई का सिग्नल नहीं होता, वो वेव फ्रंट ही होता है। कभी उसको एनिमेशन देखा? वो छोटा ऐसे वाईफाई का सिग्नल बनाते हैं वो लोग, ऐसे बनाते हैं ना। तो बेसिकली पता है क्या है, ये सेंटर है और ये स्फेरिकल ईपीएस थी उसकी, स्फेरिकल वेव फ्रंट था, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखा रखा है। नहीं समझ में आया? आंखों से अगर आपको वेव फ्रंट को समझना है तो यू हैव टू सी दी वाटर रिपल्स। हमें वेव्स को दिखाने के लिए, वेव्स को दिखाने के लिए सबसे जो विजिबल चीज होती है, दुनिया की कोई सी भी किताब उठा लो आप, पानी की सरफेस पे पत्थर गिरा दो, रिपल्स, भाई वो वेव है। आपने तो एक जगह पत्थर गिराया था ना, पर वो एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है ना। आप सुनिए ध्यान से, जब वो रिपल्स बनती है तो एक सर्कुलर रिपल्स बनी ऐसे, तो एक सर्कल पे सारे के सारे पार्टिकल क्रेस्ट वाली फॉर्म में होते हैं, उसके जस्ट आगे ट्रफ होते हैं, फिर क्या होता है? क्रेस्ट। तो जो एक सर्कल है उस पर अगर सारे क्रेस्ट हैं तो उसके आगे वाले ट्रफ पर हैं। जब ये क्रेस्ट से वाले कहां जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? तो क्या ये सर्कल वाले सारे के सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं? इसके बाद वाला भी सेम फेज में, पर इनका आपस में फेज डिफरेंस हो सकता है। ऐसे कैसे अगर पॉइंट सोर्स होगा तो उसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, उसके जो ऑसिलेशन होते हैं वो एक किसी भी एक ईपीएस के सेम फेज में होते हैं। नहीं समझ में आई बात? एंड एवरी स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी बिहेव लाइक ए प्लेन। धरती गोल मुझे नजर नहीं आती, धरती गोल है ना भाई। अब धरती में तो कोटा या दिल्ली में घूमेगा या पूरे इंडिया में घूम जा, तो बहुत बड़ी धरती का छोटे से हिस्से में घूम रहा है, तो फ्लैट ही है ना। एग्जैक्टली सेम कंडीशन कहां अपनी होती है? आप मुझे बताओ, सन से जब वेव फ्रंट आता है हमारी सरफेस, ये कहानी मैं वेव फ्रंट की नहीं बता रहा हूं, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ईपीएस ऑल्सो। आप एक बात छोटी सी मुझे बता दो, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये भाई मेरा, सुनो ध्यान से, बहुत काम की चीज है, ये मेरे पास सन है, क्या है ये? धन्यवाद। और ये है मेरे पास धरती, क्या है ये? धरती। बहुत दूर जाएंगे इतनी छोटी हो जाएगी ना। अब सुनना, बड़े काम की चीज क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं कि सन से जो लाइट रेज जाएंगी, क्या वो ऐसे जाएंगे डाइवर्जिंग? जाएंगी ना भाई? नहीं जाएंगी, जाना ही पड़ेगा उनको। हाँ, तुम्हें कुछ समझ में आया?
कुछ समझ में आया तुम्हारे? बहुत गरीब हो। कभी सुबह सुबह जब उठ के पेड़ों के झुरमुट से लाइट आती हुई देखते हो तो क्या ऐसी डाइवर्जिंग दिखती है? नहीं दिखती। मान लो सन उधर है पेड़ों के उस तरफ और पेड़ों से जैसे कहीं से लाइट आई तो कैसे डाइवर्जिंग आती है? आती है ना। तो वो सन आप डायरेक्टली देखो तो आपको डाइवर्जिंग दी है तो वेवफ्रंट उसका डाइवर्जिंग स्फेरिकल। आप मुझे बताइए अगर मैं इस तरह से रेज बना देता हूं। अब यार एक बात बताओ, हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ यहां से यहां तक का टुकड़ा लो, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां से देखो तो क्या थी वो? डाइवर्जिंग। पर जब धरती पे जाके गिरा वो टुकड़ा, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? यहां तक ये एक दूसरे के पैरेलल है क्या? तो अर्थ पे आते आते तो वेव फ्रंट क्या हो गया? प्लेन। वो वास्तव में क्या था? स्फेरिकल। नहीं समझ में आई बात? बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाने पर क्या हो जाएंगी? प्लेन। पॉइंट चार्ज का फील्ड है तो ऐसा ही फील्ड होगा ना पॉइंट चार्ज का। पर बहुत दूर जाने पर छोटे सेगमेंट में देखोगे तो इक्विपोलर सरफेस कैसी होंगी? प्लेन। नहीं समझ में आई बात? तो जैसे तीन तरह की वेव फ्रंट्स होती है, तीन तरह की ईपीएस होती है। कौन कौन सी? सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा। कंसेप्ट बिल्डर आगे वाले कर लेना, 6-7 वाले ना, और ईएलपी भी 6-7।